स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज की बात जापान पे करूंगा। जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन गया है। मैं इसके थोड़े हिस्ट्री से आपको आराम आराम से आज लेके जाऊंगा। 400-500 साल की अगर इसकी पीछे की बात करें तो सामुराइज को छोड़ के आगे निकले तो 200 साल पीछे के बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो शोगुन एरा था। लगभग 1650 से 1850 तक ये 200 साल जापान पूरी तरह आइसोलेटेड था। यहां पे अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। फ्यूडल लॉर्ड क्या होते हैं? वो जागीरदार और जमींदार नहीं होते। ऐसा छोटा छोटा पूरा जापान डिवाइडेड था। तो जापान में कोई एक लीगल सिस्टम नहीं था, कोई एक फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करने के अरेंजमेंट्स नहीं थे, अंदर इनकी डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई एक बड़ा प्रधानमंत्री नहीं था, एक कॉमन लीडर नहीं था, जिसके कारण जापान बटा हुआ था, आपस में अंदर और पूरी दुनिया से भी अलग थलग पड़ गया। शोगुन एरा को खत्म किया गया, आपस की जनता ने वहां उखाड़ के फेंका। तब उसके बाद आया इनका मेजी एरा। ये 40 बड़े पीसफुल साल रहे इनके। मेजी एरा में आते ही सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स को खत्म किया। जो इनके जागीरदार जमींदार थे, जिन्होंने पूरे देश को डिवाइड किया हुआ था टुकड़ों टुकड़ों के अंदर, उनको खत्म करके एक कॉमन एस्टैब्लिशमेंट लाके जापान में बिल्ड करी। क्या किया? पहले तो इलेक्टेड पार्लियामेंट लेकर के आए, डेमोक्रेसी खड़ी करी, एक ऐसी गवर्नमेंट तैयार करी जिसने कॉमन टैक्स सिस्टम बना लिए। क्योंकि पहले जागीरदार जमींदार पूरे जापान में अपने अपने हिसाब से टैक्स लेते थे, कोई अनाज ले लेता था, कोई चावल ले लेता था। इन्होंने उसको एक्चुअल कॉमन सिस्टम बिल्ड किया। उसके बाद इन्होंने सड़कें बिल्ड करनी शुरू करी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लाने शुरू किए, एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाया, एक कॉमन आर्मी तैयार करी। पहले सबकी अपनी अपनी आर्मी थी, मिलिट्री लीडर लीड किया करते थे, अब एक आर्मी कॉमन पूरे देश की हो गई। अपने फॉरेन ट्रेड को मजबूत किया, लीगल सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग बनाया कि अब दुनिया भर इनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो गई। अब खास तौर से उन्होंने अपने मॉरल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। एक एक बच्चे को सिखा दिया कि देश के लिए काम करना है। मॉरल कैरेक्टर और इंटेग्रिटी जापानियों में सबसे ज्यादा है साहब। यहां पे इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि 1905 आते आते दुनिया की सबसे बड़ी पावर उस समय थी रशिया। इन्होंने रशिया को जाके हरा दिया। अब क्या है, इनके पास ना अपने देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे स्टील चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए, और कुछ चाहिए, सोना चाहिए, बहुत आइटम, कोल वोल, कितना कुछ चाहिए रहता है। खदाने खाने इनके पास है नहीं, तो इन्होंने जाके दूसरे देशों में अटैक करना शुरू कर दिया। इनके कॉलोनियल एम्बिशंस बड़े हो गए। तो जापान अपने छोटे से देश से बाहर निकला, अपनी आर्मी लेके, अभी इसको जीत लें उसको जीत लें। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते लड़ते थोड़ी काफी तकलीफें इनको आई। खड़े हुए वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर पे अटैक किया। वो जो 1941 में इन्होंने जाके अमेरिका पे अटैक कर दिया ना, वो बड़ा गलत हुआ, क्योंकि जिसने ट्रिगर किया बाद में अमेरिकन को हिरोशिमा नागासाकी पे फेंकने के लिए। अमेरिका उस समय अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था पूरी दुनिया में। अमेरिका उस समय इंटरनेशनली अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, और तब उसको मौका मिला वहां पे जाकर। उसने देखा कि जापान पे जाकर के फोड़ दो, और वहीं पे उस समय, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर उस समय अकेले ही देशों में था, न्यूक्लियर पावर, वहां से एक्चुअली जापान की बहुत बुरी हालत हुई। एक फेंका, उसके बाद दूसरा और फेंका। ये अगस्त में आते आते सेकेंड वीक तक जापान ने पूरी तरह अमेरिका को सरेंडर कर दिया था। उन दिनों बोला कि भैया देखो, अनकंडीशनल सरेंडर है, तुम जो चाहो हमसे करा लो। क्योंकि अमेरिका ने इतना बुरा हाल किया, तो अमेरिका वापस आया इनके पास, आके ट्रीटी साइन कर लिया। देखो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम क्या करो, इस समय अपनी आर्मी बिल्ड नहीं करोगे। एक ऐसा ट्रीटी आर्टिकल 9 इनके साथ साइन कराया कि तुम अब आर्मी तैयार नहीं, आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, हम तुमको सुरक्षा देंगे।